कौन बोला पायल आपको ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आने वाला? हु टोल्ड यू दैट? यस पायल, बाकी लोग के लिए भी ऐसा ही है क्या? बाकी लोग किसी के स्कूल में ऐसा बोला गया ये चैप्टर नहीं आने वाला? किसी के स्कूल में चैप्टर पढ़ाया गया? किसी के स्कूल में चैप्टर पढ़ाया गया है क्या कि तुम लोग स्कूल जाना बंद कर दिया? तो ये चैप्टर आने वाला है कि नहीं आने वाला है? इज दिस चैप्टर कमिंग इन योर एग्जाम्स और नॉट? मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, सिखाया नहीं है पर आने वाला है कि नहीं आने वाला है? चलो, सिखाया नहीं है पर आने वाला है कि नहीं आने वाला है? चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट कर सकते हैं, सब लोग रेडी हैं? बढ़िया, चलो ध्यान दो। लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के बारे में मैं पहले वार्निंग आपको दे देता हूं। चैप्टर खतरनाक है। खतरनाक समझता है? खतरनाक। इट्स अ डिफिकल्ट चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें स्किप कर दी गई है जिसकी वजह से ये चैप्टर और डिफिकल्ट बन जाता है। पर हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें स्किप कर दी गई हैं उनको भी कंसिडरेशन में रख के ये चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि जेई, नीट और एमएसटी सीटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ये चैप्टर पूरा का पूरा स्किप कर देना बेवकूफी वाला काम होगा। तो जिनके स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं उनको ये कहाँ से परमिशन मिली, या वो खुद ही 11th क्लास में, वैसे भी हर स्कूल अपना डिसीजन ले सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खतरनाक भी है, प्लस एंट्रेंस में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, प्लस आपके 11th के एग्जाम्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। एक भी लेक्चर आपने मिस किया इसका तो भूल जाना कि ये आपको चैप्टर आगे कहीं ना कहीं समझ में आएगा। ठीक है? एक भी लेक्चर मिस मत करना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है हमारे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। कोई बता सकता है न्यूटन्स के कितने लॉज ऑफ मोशन है? कम ऑन, अरे इतना तो आता होगा। सूरज का कहना है 4 लॉज ऑफ मोशन है। ये सूरज क्या बता सकते हैं चौथा लॉ? चौथा लॉ ऑफ मोशन क्या है? यस सूरज, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन
लिसनिंग टू द फोर्थ लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन याद नहीं, कुछ तो याद होगा ना, चौथे लॉज ऑफ मोशन का कुछ ना कुछ तो याद होगा आपको। मैं जानना चाहूंगा चौथा लॉ ऑफ मोशन कहां से आ गया न्यूटन का, जब है ही नहीं तो डेफिनेशन आपको कहां से याद आएगा सूरज? यस सूरज, किसने पढ़ा है आपको चौथा लॉ ऑफ न्यूटन? बताओ जरा मेरे को। जब चौथा लॉ ऑफ न्यूटन है ही नहीं। हाँ ठीक है, फर्स्ट लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है, अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है तो वो वस्तु जिंदगी भर रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो वस्तु जिंदगी भर मोशन में ही रहेगी। जब तक उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाता। वैसे जिस मोशन की यहां पे बात हो रही है उसको भी हम डिटेल में मेंशन करेंगे। यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन के बारे में यहां पे बात हो रही है। अगर कोई वस्तु एक यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो जिंदगी भर यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन ही करेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती। यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि वो वस्तु एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो वो वस्तु एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही ट्रैवल करते रहेगा, ना तो उसके पास एक्सेलरेशन आएगा, ना ही उसके पास डी एक्सेलरेशन आएगा, और ना ही वो ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेशन करते करते रेस्ट पे आएगा। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, पर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकता है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकता है, ये पॉसिबल है। या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ सकता है। यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन करना, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति आते हैं और वो व्यक्ति पूछते हैं कि इस सरफेस पे क्या रखा हुआ है। तो किसी ने कहा इस सरफेस पे बक्सा रखा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने पूछा इस बक्से का स्टेट क्या है। तो किसी ने कहा यह बक्सा रेस्ट स्टेट पे है। फिर उस व्यक्ति ने इच्छा जाहिर की कि मैं इस वस्तु को रेस्ट से मोशन में लाना चाहता हूं। तो लोगों ने उसको कहा आप इस वस्तु को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं अगर आप इस पे एक फोर्स लगाएंगे। तो इस व्यक्ति ने कहा जरूर, हम जरूर फोर्स लगाएंगे। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। थोड़े देर तक फोर्स लगाने के बाद यह ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ।
तो वो व्यक्ति भागते भागते उस व्यक्ति के पास गया, उसको बोला, ये तुमने तो बोला था फोर्स लगाओ, मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो उसने बोला, पागल हो गया क्या? आपने इस वस्तु के ऊपर 0 न्यूटन का फोर्स लगाया है। सामने वाला इंसान बोला, अबे तू पागल हो गया, देख इधर से 10, इधर से 10। सामने वाले इंसान ने कहा, तुमने स्केलर और वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में जा रहा है और ये 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इस 10 न्यूटन के फोर्स को कैंसल आउट कर देगा। यानी कि तुम इस वस्तु के ऊपर एक बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो। और किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर अगर बैलेंस्ड फोर्स लगाई जाए तो उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाती है। तो तुम्हारे फोर्स लगाने के बावजूद इस ऑब्जेक्ट का ना मूव होना इसलिए हो रहा है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। उस व्यक्ति को यह बात समझ में आई, उसने उस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस लगाई वापस। यहां से उसने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, यहां से उसने लगाया 2 न्यूटन का फोर्स। तो अब उस ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई गई है, जिस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो 8 न्यूटन की है। और इस 8 न्यूटन की वजह से ये ऑब्जेक्ट राइट साइड में मोशन करने के लिए तैयार है, क्योंकि 10 न्यूटन हेवियर फोर्स है, तो हेवियर फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है। स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आएगा कि सर आप 2 फोर्सेस क्यों कंसीडर कर रहे हो? अगर कोई इंसान किसी वस्तु को धक्का मारेगा तो वो दोनों तरफ से किस खुशी में मारेगा? वो एक ही तरफ से मारेगा। ठीक है, आप चाहिए तो आप एक ही तरफ से धक्का मारो, आप यहां से 10 न्यूटन से धक्का मारो, ये फिर भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स ही कहलाएगा। इस पे लगने वाली नेट फोर्स 10 न्यूटन कहलाएगी। डोंट फॉरगेट, अगर दूसरी तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो दूसरी तरफ से 0 न्यूटन माना जा सकता है। जिसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूटन ने यह बात साफ साफ कही है कि अगर आप किसी वस्तु के अंदर रेस्ट से उसको मोशन में लाना चाहते हो, या मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से एक्सेलरेटेड मोशन में लेके आना चाहते हो, या मोशन से रेस्ट पे लेके आना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसका स्टेट चेंज करना चाहते हो। स्टेट चेंज, स्टेट का मतलब रेस्ट स्टेट या मोशन स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन स्टेट या नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, तो आपको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने की जरूरत है। एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगनी चाहिए। अनबैलेंस्ड यानी कि नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने इन दोनों बातों का ध्यान रखा तो आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ लिया। आया? दिमाग में बैठा न्यूटन का फर्स्ट लॉ? कम ऑन एवरीबॉडी, कितने लोगों को न्यूटन का पहला लॉ समझ में आया? पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड? न्यूटन अपने दूसरे लॉ में कहते हैं, सेकेंड लॉ में न्यूटन ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए
फोर्स जिम्मेदार होता है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसा न्यूटन अपने सेकेंड लॉ में कहते हैं। जिन लोगों को यही नहीं पता कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी वस्तु के मोमेंटम में बदलाव, यानी कि उसके मास इनटू वेलोसिटी नाम के कंपोनेंट में बदलाव आने को आप मोमेंटम कहते हैं। आप एक गाड़ी चलाते हो, आप जब गाड़ी पे बैठते हो तो गाड़ी और आपका वजन मिला के तकरीबन हो सकता है कि 250 किलो का मास बन जाए। आप जब गाड़ी पे बैठते हो तब आपका मोमेंटम जीरो है, क्योंकि गाड़ी अभी तक से चालू ही नहीं हुई। भले ही गाड़ी के पास मास है पर गाड़ी के पास वेलोसिटी नहीं है। जैसे ही गाड़ी को वेलोसिटी मिलती है उसका मोमेंटम बढ़ने लगता है। मोमेंटम इंक्रीज एज वेलोसिटी इंक्रीजेस। पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये मोमेंटम है क्या? मोमेंटम यानी कि प्रभाव, हिंदी का वर्ड है। मोमेंटम यानी कि इंपैक्ट। प्रभाव, इस प्रभाव के पी को ही मोमेंटम का सिंबल माना जाता है। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से, एम से डिनोट नहीं करते क्योंकि एम मास के लिए होता है, मोमेंटम पी होता है। इसलिए मैंने हिंदी का एक वर्ड चूज किया, प्रभाव। आपके पास कितना मोमेंटम है ये आपका प्रभाव बताता है। इस चीज को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी बाइक का वजन 250 किलो है और आप अपनी बाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हो, तो आपका इंपैक्ट, आपका प्रभाव, आपका मोमेंटम ज्यादा है। पर आपको यह चीज कैसे पता चलेगी कि आपका मोमेंटम ज्यादा है? कैसे पता चलेगा आपको ये चीज? आप गाड़ी चला रहे हैं मस्त एकदम, 250 किलो की बाइक प्लस आपका वजन, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चल रही है एकदम मस्त। हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाए, वो हल्की हल्की बारिश जब आपके बदन पे पड़ेगी तब आपको पता चलेगा कि प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे बाइक का मोमेंटम इतना ज्यादा है कि वो छोटी छोटी बूंदें भी तुम्हें ऐसे लगेंगी जैसे कोई तुम्हें पत्थर मार रहा हो। क्योंकि भले ही तुम्हारी गाड़ी का मास तुम्हारे साथ कांस्टेंट रहता हो, पर तुम्हारी गाड़ी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से तुम्हारा मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाओगे और अगर किसी से टकरा गए बेटा, बारिश की बूंदे तो छोड़ो, इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल पड़ेगा भाई। चलो छोड़ो, गाड़ी वाड़ी टकराना वकराना छोड़ दो, चुपचाप एक जगह पे खड़े रहो और सडनली बहुत तेज बारिश हो जाती है। ऐसा लगता है किसी ने पत्थर फेंक के मारे हो।
आप फिजिक्स के टर्म्स में बोलोगे मोमेंटम ऑफ रेन इज हाई। क्यों भाई? पानी की बूंदें तो इतनी सी होती है, पर आपको उस पानी के बूंदों का प्रभाव समझ रहा है ना? क्यों समझ रहा है? क्योंकि पानी के बूंदों के पास भले ही मास कम हो, पर पानी के बूंदों की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से मास इंटू वेलोसिटी करते हो तो मोमेंटम काफी ज्यादा आता है और उसका प्रभाव आपको महसूस होता है। न्यूटन कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका जो मोमेंटम है, जो उसका मास इंटू वेलोसिटी का जो क्वांटिटी है, उसमें बदलाव तभी आएगा जब फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम में बदलाव आएगा। और ये काम वाली बात समझ में भी आ रही है। बाइक के केस में मेरे फोर्स लगाने से मेरी बाइक की वेलोसिटी बढ़ती है, मेरे फोर्स लगाने से मेरे बाइक का मास नहीं बढ़ता। फोर्स लगाने से मास में बदलाव नहीं आता, पर फोर्स लगाने से वेलोसिटी में जरूर बदलाव आता है। मैं जितना गाड़ी पे फोर्स लगाऊंगा उतना वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना मोमेंटम में बदलाव आएगा। यानी कि न्यूटन की बात सही है। यानी कि dp बाई डी टी इज एफ, बिल्कुल सही है। ये डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिखा गया है। dp बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। आसान भाषा में अगर आप लिखें F इज इक्वल टू डी बाई डी टी और ऐसा यहां पे P, आसान भाषा में आप लिख सकते हो इसको मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप बोलोगे सर ये कहां से उठा के लाए? देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जरा ध्यान से समझो। रेट ऑफ का मतलब होता है कि तुम्हारा मोमेंटम टाइम के हिसाब से बदल रहा है। चेंज ऑफ का मतलब है कि तुम्हारे मोमेंटम की कोई फाइनल वैल्यू होगी और कोई इनिशियल वैल्यू होगी। तो तुम्हारे मोमेंटम की फाइनल वैल्यू ऑफ तुम्हारा मोमेंटम के अंदर v पुट किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी v है। और अगर तुम इनिशियल मोमेंटम निकालना चाहते हो तो इनिशियल मोमेंटम के लिए तुम u पुट करोगे, mu, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी होती है। एग्जाम्पल, आप गाड़ी पे बैठे, गाड़ी का मास 100 किलो, गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें इनिशियल मोमेंटम मिलेगा। तुमने गाड़ी थोड़ी देर चलाई और अब गाड़ी का मास 100 किलो ही है, पर गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह तुम्हारा फाइनल मोमेंटम है। पर तुम्हारे गाड़ी की वेलोसिटी में बदलाव क्यों आया? क्योंकि तुमने फोर्स लगाया। इसलिए तुम्हारे गाड़ी के मोमेंटम में भी बदलाव आया, क्योंकि तुमने फोर्स लगाया। तो ये तुम्हारे गाड़ी का फाइनल मोमेंटम माइनस ये तुम्हारी गाड़ी का इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि न्यूटन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। अगर आप इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v माइनस यू बाई टी, और v माइनस यू बाई टी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू एम ए, जो आपने बहुत जगह पे देखा भी होगा। पर अगर किसी को पूछा जाए कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है, तो फटाफट गला फाड़ के F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन ने कभी नहीं कहा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए है।
न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma नहीं है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये है, F इज इक्वल टू dp/dt। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। पर F इज इक्वल टू ma उसको सॉल्व करके आ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma बोलते जाओगे। क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ? क्या है भाई न्यूटन का सेकेंड लॉ? क्या है? F इज इक्वल टू dp/dt, जिसको आप लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, जिसको आप लिख सकते हैं mv/mu अपॉन टाइम, जिसको आप लिख सकते हैं m इंटू ए। अब इसमें से जो चीज जहां इस्तेमाल हो यूज कर लो। ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं है कि मास में कभी बदलाव नहीं आता। मास में बदलाव आ सकता है, पर जब आप रेगुलर लाइफ में आप गाड़ी चला रहे हैं तो काय का मास में बदलाव आएगा? पर मास में बदलाव आ सकता है। मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपके दिल में उसको लेके कोई डाउट ना रहे। सपोज कीजिए कि नासा हर एक आध महीने में ये जरूर न्यूज पब्लिश करता है कि एक मीटियोर है जो अर्थ के बाजू से गुजरने वाला है, शायद वो अर्थ पे आके टकरा सकता है। पढ़ लो आप, हर एक आधे महीने में एक आधा मीटियोर तो अर्थ के बाजू से गुजरता ही है। जब आप वो आर्टिकल पढ़ेंगे तब उस आर्टिकल में ये जरूर लिखा जाता है कि द मोमेंटम विथ विच द मीटियोर विल हिट द अर्थ। द मोमेंटम विथ विच, द मोमेंटम मतलब उस मीटियोर का अर्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मीटियोर का मोमेंटम ज्यादा तो समझ जाना अर्थ को नुकसान होगा, और अगर मीटियोर का मोमेंटम कम मतलब समझ जाना अर्थ को नुकसान कम होगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के बाहर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है जिसको हम बर्बाद करते जा रहे हैं। जैसे कोई मीटियोर पृथ्वी के एनवायरनमेंट में घुसता है उसमें आग लग जाती है। जैसे ही उसमें आग लगती है उसका मास कम होने लगता है। भले ही उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो रही हो, पर उसका मास तो घटते जा रहा है जैसे वो अर्थ के पास आते जा रहा है। अगर उसका मास घट रहा है तो क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि उसका मोमेंटम भी घट रहा है? पर क्या आपने इस बात पे गौर फरमाया कि उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है? उसकी वेलोसिटी में बदलाव उल्टा, जब वो अर्थ के जितने नजदीक पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी, बढ़ने दो। पर अल्टीमेटली वो जल जल के इतना पतला सा हो जाएगा, इतना छोटा सा हो जाएगा कि जब वो अर्थ के साथ टकराएगा तो अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो दिस माइट बी अ केस वेयर यू कैन से कि मास कम होने की वजह से या मास में बदलाव आने की वजह से मोमेंटम घट गया। यहां पे मैंने वेलोसिटी की बात भी नहीं की। तो प्लीज हरदम इस बात का ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी किसी केस में मास और वेलोसिटी दोनों बदले, हो सकता है किसी किसी केस में वेलोसिटी बदले पर मास ना बदले, किसी में मास बदले पर वेलोसिटी ना बदले, दोनों कम हो दोनों बढ़े, कुछ भी हो। पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मोमेंटम में बदलाव मास और वेलोसिटी में आने की वजह से होता है, और वही बदलाव न्यूटन अपने सेकेंड लॉ में जाहिर करते हैं। अनुराग, फ्रिक्शन की वजह से स्पेस में वैक्यूम होता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर होता है, ठीक है? तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है आग लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से। कोई मुझे बोलेगा कि तुमको न्यूटन सेकेंड लॉ समझ में आ रहा है कि मैं और बड़बड़ करूं इसको लेके? कितने लोग हैं भाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ? कम ऑन।
गॉट इट है सब लोग? कोई बेटा बोला न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू एम ए, बहुत मार खाएगा। सबसे फेवरेट बच्चे लोगों का न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, क्योंकि ये एक ऐसा लॉ है जो कोई भूलता नहीं और जिसको मैं लिखूंगा भी नहीं। आप जानते हैं ये लॉ क्या है? जानते हो ना, लिखने की जरूरत है क्या? जानते हो? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बराबर? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ एज अ स्टूडेंट आपके लिए काफी इतना ही होता है, मतलब आपको लगता है न्यूटन सेकेंड लॉ इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आपको लगता है न्यूटन सेकेंड लॉ यही है, पर न्यूटन सेकेंड लॉ एक ऐसी चीज है जो आपके डे टू डे लाइफ में चल रही है। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, सॉरी, आपकी डे टू डे आपकी लाइफ में वो चीज अप्लाई हो रही है। अभी भी न्यूटन्स थर्ड लॉ आपके साथ है, दिखाऊं कैसे? सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। सपोज कीजिए कि अभी आप एक जगह पे बैठ के मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो ये आप हैं और आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि आपके पास मास नाम की चीज है? मास नाम की चीज वेट नाम की चीज बनाती है। मास का यूनिट केजी होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। वेट एक तरह की फोर्स होती है और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप अभी जिस भी जगह पे बैठे हुए हैं, जिस भी चीज के ऊपर बैठे हुए हैं, आप उस चीज के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं अपनी वजन जितना। ऐसा समझिए आप जमीन पे बैठे हुए हैं, ये जमीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप बेड पे बैठे हो तो बेड जमीन पे ही है। सम पीपल से नहीं मैं तो फिफ्थ फ्लोर पे रहता हूं सर, तो क्या हो गया? फिर भी फिफ्थ फ्लोर जमीन पे ही है। अल्टीमेटली आप सब लोग जमीन पे एक फोर्स लगा रहे हैं, वो है आपके वेट के जितना। अगर आपका वजन 50 किलो है और जो जी का वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको अपन रफली 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो अभी आप अराउंड 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो जमीन के ऊपर। 50 इंटू 10 500। क्या होता है वेट पता है? डू यू नो व्हाट्स वेट? वेट is a force exerted by object on any surface। किसी भी सरफेस के ऊपर जो आप फोर्स एग्जर्ट करते हैं, आप खड़े हो, आप बैठे हो, आप सोए हो, किसी भी पोजीशन में आप हो, आप सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट करते ही हो, ठीक है? पर आपको क्या लगता है, अगर आप जमीन पे फोर्स एग्जर्ट करते हो तो क्या जमीन चुप बैठेगी? क्या जमीन को न्यूटन का तीसरा लॉ नहीं पता? आप क्या कर रहे हो? आप एक्शन कर रहे हो, एक्शन। आपने एक एक्शन फोर्स लगाई, तो जमीन तुम्हारे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाती है और वो रिएक्शन फोर्स तुम्हारे ऊपर लगता है ऐसा, जिसको एन बोलते हैं। एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, जिसको डिनोट किया जाता है एन से।
अमन अर्थ पे लागू होता है। स्पेस में जाओगे तो उड़ने लगोगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी अलग होती है। इसलिए मैं लिख रहा हूं सरफेस, जमीन, अर्थ पे आप ये काम कर रहे हो। तो इमेजिन करो, न्यूटन्स का थर्ड लॉ अभी भी आपके ऊपर लग रहा है। आप जमीन पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, जमीन आपके ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। वरना बचपन में न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एग्जांपल क्या देते हैं? रॉकेट ऊपर जाने के लिए नीचे एक फोर्स लगाता है, तो ऊपर एक फोर्स लगती है। पर आप ये नहीं सोचते कि रेगुलर लाइफ में बैठे बैठे भी आपके ऊपर न्यूटन्स का तीसरा लॉ है। एंड यस, W इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। कितने लोग को समझा न्यूटन्स का तीसरा लॉ? और बहुत बातें हैं, धीरे धीरे आपके साथ सब शेयर करूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। क्लियर? डन है न्यूटन्स का तीसरा लॉ। और बहुत सारी बातें हैं। आपको अभी टेंशन का भी एक चीज बताना है। रस्सी में तनाव लगता है, टेंशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आ रहे चंद्रप्रभा, आ रहे, टेंशन मत लीजिए, अभी तक से वहां पहुंचे नहीं है। आ रहे, टेंशन मत लीजिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ सब लोग के दिमाग में क्लियर है? बढ़िया। अगली जो चीज है जिसे हमें समझना है, इट इज कॉल्ड एज inertial and non inertial frame of reference। इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको इनर्शिया के बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा। तो जरा ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग को जब मैंने न्यूटन्स का पहला लॉ क्या है वो पूछा, तो मोस्ट ऑफ पीपल दे वर रिप्लाइंग न्यूटन्स का पहला लॉ इनर्शिया के ऊपर है। तो मैंने उस वक्त कमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं न्यूटन्स के तीनों लॉ आपको समझाना चाहता था। अब हम इनर्शिया के बारे में इस टॉपिक के अंदर जरूर बात करेंगे, तो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। क्या मैंने आपको कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये बताया? हैव यू हर्ड दिस वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम माई? अरे क्या बात कर रहे हो, मोशन इन अ प्लेन नहीं पढ़ाया मैंने तुमको? हैव आई टॉट यू मोशन इन अ प्लेन? हैव आई टॉट यू मोशन इन अ प्लेन? क्या उस वक्त मैंने तुम्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में नहीं बताया? क्या मैंने तुम्हें गाड़ी का एग्जाम्पल नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हें ये बोला था कि अगर इस गाड़ी को कोई बाहर से देखता है और गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हैं, तो अगर गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो ये दोनों लोग भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं इस आदमी के रिस्पेक्ट में। याद आया? पर क्या मैंने तुम्हें ये बात बोली थी कि अंदर जो दोनों आदमी हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है? याद आया? अंदर जो दोनों आदमी हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। याद है मैं तुम्हें बोला था ड्राइवर बाजू वाले आदमी को देखता है, 10 बजे भी बाजू वाला आदमी ड्राइवर के बाजू में बैठा है, 10:15 में भी ड्राइवर के बाजू में बैठा है। इसका मतलब ड्राइवर के रिस्पेक्ट में बाजू वाला आदमी रेस्ट पे है, भले ही गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति रफ्तार से क्यों नहीं चल रही हो। रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि आप उस मोशन को किस जगह से देख रहे हो। ये पर्सन के रिस्पेक्ट में ये सिनेरियो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
आप जब किसी मोशन को किसी एक पर्टिकुलर इंसान के रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर जगह से जब आप उस चीज को देखते हो, तो वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। अगर आप गाड़ी में बैठ के आप बाजू वाले को देखते हो, तो गाड़ी का अंदर बैठना इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गाड़ी के अंदर रहना इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गाड़ी के बाहर से गाड़ी को देखते हो, तो बाहर बैठ के गाड़ी को देखना इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आया? दिमाग खुला? अरे दिमाग खुला? अब यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल भी हो सकता है और नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल भी हो सकता है और नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। बस यही समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कब कहलाया जाता है। सबका ध्यान यहां पे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से सुनना, सिंपल है, बस ध्यान थोड़ा यहां पे लगाना। सपोज कीजिए ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूं, तो उसको देख के जरा टेंशन में मत आ जाना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब है कि मैं उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है, ओरिजिन पे कोई व्यक्ति बैठा है और वो इस ऑब्जेक्ट को निहार रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अगर इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में अगर इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए और इस व्यक्ति ने इस बात की गवाही दी कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। किस व्यक्ति ने इस बात की गवाही दी? वो जो ओरिजिन पे व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति बोला ये ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है। और उस व्यक्ति ने एक और गवाही दी कि इस ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन भी 0 है। अगर किसी व्यक्ति ने ये दो गवाही दे दी, तो आप बोलोगे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी फोर्स 0 होनी चाहिए और उसका नेट एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपके सबके दिमाग में एक उत्सुकता आएगी कि सर एक एग्जांपल, सर प्लीज सर एक एग्जांपल। आपके आजू बाजू कोई भी एक चीज पकड़ लो, जाके मत पकड़ना, आंखों से पकड़ो, कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। आजू बाजू दीवार है, कोई चीज रखी हुई है, टीवी है, कोई भी चीज, ग्लास है, कुछ भी चीज पकड़ लो, पकड़ लिया आंखों से। अब तुम खुद उस बात की गवाही दो कि क्या उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली टोटल फोर्स 0 है? हाँ। क्या उस ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सेलरेशन 0 है? हाँ। तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। खत्म हो गई बात, एज सिंपल एज दैट। पर जब मैं ये बोलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भी ऐसा लग सकता है कि सर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ये तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है ना सर? अगर अगर एफ नेट अगर 0 है तो सर कॉमन सेंस है ना, उस बंदे के पास एक्सेलरेशन कहां से आएगा सर? अभी तो आपने गला फाड़ फाड़ के न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझाया था, अभी तो आपने बैलेंस्ड फोर्स ये किया वो किया। I don't feel anything new into this. I feel like this is a common sense. अगर मेरे बाजू में एक ग्लास रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बेचारा रेस्ट पे है। अगर वो ग्लास बेचारा रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है उस पे नेट फोर्स 0 लग रही है। नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा उसके पास सर? इसमें इतना अतरंगी किस्म की क्या चीज हुई? अतरंगी किस्म की चीज है जब मैं तुम्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाऊंगा, तब तुम बोलोगे अच्छा बेटा
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या आप लोग के दिमाग में क्लियर है और आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सुनने के लिए तैयार हैं, जो असली मजेदार चीज है? बोलिए, तैयार? क्या सब लोग तैयार है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सुनने के लिए? सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, सबका ध्यान। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप यहां बैठे हो ओरिजिन पे, ठीक है? आप इस ऑब्जेक्ट को घूर रहे हो, और आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है, परंतु आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखा, उसका नेट एक्सेलरेशन 0 नहीं है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिना फोर्स लगे अगर उस ऑब्जेक्ट ने तुम्हें एक्सेलरेशन या मूवमेंट दिखा दिया, तो समझ जाना जिस फ्रेम से तुम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आया? बोलो, क्या तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आया कि सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो सर, बिना फोर्स लगे कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा सर, हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये डाउट तुम लोग के दिमाग में आया? डिड यू गेट दिस डाउट दैट सर यू आर सेइंग दैट बिना फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट में अंदर मूवमेंट आ रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? आ रहा है तुम्हारे दिमाग में ये डाउट? इस डाउट को मैं अभी अगले 5 मिनट में क्लियर करूंगा, पर पहले तुम अपने दिमाग को यह समझाओ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि बिना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगे उस ऑब्जेक्ट ने तुम्हें मूवमेंट दिया। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब तक तुम्हें एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक तुम वाह वाह नहीं बोलोगे। एग्जाम्पल मेरा ध्यान से समझना। गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, तुम इस व्यक्ति को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। इधर मुंह कर लेते व्यक्ति का। जैसे ही गाड़ी आगे गई, पहले गाड़ी रेस्ट पे थी, जैसे ही गाड़ी शुरू हुई इस व्यक्ति को एक पीछे झटका लगा। रिपीट करता हूं, गाड़ी रेस्ट पे थी, बस रेस्ट पे है, जैसे ही ड्राइवर ने पहला गियर डाला और गाड़ी आगे मूव हुई, ये भाई साहब पीछे की तरफ गए। मेरा पहला सवाल, क्या इन भाई साहब को किसी ने हाथ लगाया? क्या इन भाई साहब को किसी ने टच किया? क्या किसी इंसान ने आके इस भाई साहब के ऊपर फोर्स लगाया? तुम यहां खड़े हो, तुम आंखों देखी हाल देख रहे हो और तुम इस बात की गवाही दे रहे हो कि इस इंसान पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है या नहीं है? किसी ने उसको टच तक नहीं किया। एफ नेट 0 है, तुम इस बात की गवाही दे रहे हो, और तुम इस बात की भी गवाही दे रहे हो कि उसने बैकवर्ड मोशन किया, यानी कि उसका नेट एक्सेलरेशन उस वक्त 0 नहीं था। तुम इस बात की गवाही दे रहे हो, आंखों देखी हाल है तुम्हारा। हुआ कि नहीं हुआ? बिना नेट फोर्स लगे आदमी पीछे गया कि नहीं गया? तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुम खुद स्कूल बस में बैठे हो, तुम खुद बाइक पे बैठे हो, तुम खुद ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारे साथ भी हुआ है। किसी ने झटके से बाइक चालू कर दी, ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मार दिया, ड्राइवर ब्रेक मारता है, तुम कहीं को आगे जाते हो रे? ड्राइवर ने बस में ब्रेक मारा है, तुम्हारे पे थोड़ी ब्रेक मारा है। तुमको किसी ने टच किया? तुमको किसी ने हाथ लगाया? अगर ड्राइवर बस में ब्रेक मार रहा है तो तुम्हारा आगे जाने का रीजन क्या है? तुमको किसने धक्का मारा आगे जाने के लिए?
तुम्हारे ऊपर तो नेट फोर्स 0 लग रही है, पर फिर भी तुम आगे जा रहे हो। गाड़ी चलते समय नहीं होता है, गाड़ी रुकते समय भी होता है। अगर किसी व्यक्ति ने यह होते हुए देखा, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा होते हुए देखा, तो उस व्यक्ति के रेफरेंस में उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। और यह जो पूरी कहानी होती है, यह पूरी कहानी इनर्शिया की वजह से होती है। और आप पे जो फोर्स लगती है, वो फोर्स को बोला जाता है स्यूडो फोर्स, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि वो फोर्स कहां से आई। पर सबसे पहले मैं इनर्शिया थोड़ा डिले करूंगा, स्यूडो फोर्स थोड़ा डिले करूंगा। पहले मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके दिमाग में बिठाना चाहूंगा। पहले यह चेक कर लो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके दिमाग में क्लियर है। मैंने यह बात आपको प्रूफ करके दिखा दी कि बिना नेट फोर्स लगे भी मोशन हो सकता है। कितने लोग के दिमाग में बात बैठ रही है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हा या ना होना चाहिए, हा या ना होना चाहिए। कम ऑन है, आ रही है बात समझ में? एवरीबडी गॉट इट है? अभी से 2-3 मिनट पहले तुम्हें लग रहा था कि भाई ये टॉपिक मेरे सर के ऊपर से जाने वाला है, बट नाउ यू शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट। अभी आपको कॉन्फिडेंट फील करना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नेट फोर्स भी 0 है, नेट एक्सेलरेशन भी 0 है। मैंने ऐसे एक ऑब्जेक्ट को देखा, इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा जिसपे लगने वाली नेट फोर्स 0 थी, पर फिर भी उसने मोशन किया, मतलब ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरे लिए। इसी चीज से जन्म होता है इनर्शिया का। इसी चीज से जन्म होता है इनर्शिया का। द इनएबिलिटी of an object to change its state is called inertia. एक ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी, खुद का चेंज ऑफ स्टेट ना कर पाना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये इनएबिलिटी है कि वो खुद से अपना स्टेट ऑफ चेंज नहीं कर सकता। इस इनएबिलिटी को आप इनर्शिया कहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बस में बैठे और बस आगे गई और आप पीछे गए, तो आप बेवकूफ हो। ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो सर, अभी अभी तो तुमने कहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बस आगे गई हम पीछे गए, और लगेज 2 मिनट के बाद सर तुमने अपनी बातें बदल दी। अब तुम बोलते हो कि बस आगे जाते हम पीछे आते, ऐसा नहीं होता, तुम बेवकूफ हो सर। पहले वही पढ़ाते हो, बाद में बेवकूफ बोलते हो। मैं जानता हूं कि रियलिटी यही है कि तुम्हें देखते वक्त ऐसा लगा। तुम मेरे शब्द को सुनो, तुम्हें देखते वक्त ऐसा लगा कि बस आगे गई और वो इंसान पीछे गया। तुम्हें लगा कि नहीं लगा? तुमने यहां से देखा तो तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं लगा? तुम्हें ऐसा लगा, पर असलियत में ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा असलियत में होता ही नहीं है। तुम पीछे नहीं जाते। यू विल बी लाइक सर क्या बात कर रहे हो सर, मैं खुद पीछे गया हूं सर। आप अगर बोलते ऐसी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, तो मैं आपकी बात मान भी लेता। सर मैं खुद बस में बैठा हूं, मैं खुद पीछे गया हूं। अरे बाबा, तुम पीछे नहीं जाते, तुम वहीं बैठे हो, बस आगे निकल गई है, इसलिए तुम्हें ऐसी फीलिंग आई कि तुम पीछे गए। मेरा शब्द वापस सुनना, तुम वही बैठे हो। द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट, तुम्हारी एबिलिटी नहीं है कि तुम अपना स्टेट चेंज कर सको। तुम वही बैठे हो, बस आगे निकल गई, तो तुम्हें ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे तुम पीछे चले गए। धमाल मूवी देखिए, एक सीन है, संजय दत्त गाड़ी के सामने खड़ा होता है। वो लोग एक पहाड़ चढ़ के ऊपर आते, 4 लोग ऐसे खड़े होते हैं। संजय दत्त पूछता है
जिसको मरना है आगे आ जाओ। संजय दत्त बोलता है जिसको मरना है आगे आ जाओ। क्या होता है आपको पता है? क्या होता है किसको पता है? धमाल मूवी देखिए, किसी ने सीन याद आ रहा है किसी को? ये किसी को सीन याद आ रहा है? जावेद जाफरी, जावेद जाफरी के टाइम पे केस होता है, अगर आपको सीन याद आएगा समझो ये इंसान जावेद जाफरी था, ये इंसान जावेद जाफरी है। जावेद जाफरी उधर ही खड़ा है, जावेद जाफरी उधर ही खड़ा है, ये तीन लोग पीछे हो जाते हैं। जावेद जाफरी उधर ही खड़ा है, ये तीन लोग पीछे हो जाते हैं। अल्टीमेटली देखने के लिए दिखता है ऐसा। जावेद जाफरी को देख के संजय दत्त बोलता अच्छा तुझे मरना है। जावेद जाफरी बोलता मैं तो उधर ही खड़ा हूं, मैं थोड़ी किधर गया। बाद में वो आजू बाजू देखता है, उसको पता चलता है वो आगे खड़ा है, वो आगे खड़ा है। बट माई क्वेश्चन इज, डिड जावेद जाफरी चेंज हिज पोजीशन? Did Javed Jafri change his position? I want the answer from everyone who's sitting in the lecture. Javed Jafri ने अपना पोजीशन चेंज किया था क्या? तो ऐसा क्या हो गया कि जावेद जाफरी को फीलिंग आया कि वो आगे आ गया? बेटा ये तीन लोग पीछे निकल लिए, इसलिए जावेद जाफरी को ऐसा फीलिंग आया कि वो आगे आ गया है, और देखने वाले इंसान को भी ऐसा ही लगा कि जावेद जाफरी आगे आ गया है। देखने वाला इंसान यानी कि संजय दत्त को भी ऐसा ही लगा है कि जावेद जाफरी आगे आ गया है, और तुम भी देखने वाले इंसान ही थे। जब मैं तुम्हें इनर्शियल फ्रेम समझा रहा था, तुम्हें भी देखते वक्त ऐसा लगा कि ये पीछे गया, पर वो उधर ही खड़ा है, बस आगे निकल गई है, जिसके वजह से ऐसा फीलिंग आता है कि ये पीछे चला गया है, पर तुम उधर ही बैठे हो। You haven't changed your position. That is inertia. That is inertia. जिसको समझा वाह वाह हो जाए। बेटा ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, जो मैंने अभी जिस अंदाज में तुम्हें समझाया है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे दिमाग ने वो कैच कर लिया है कि मैं मूव नहीं हुआ, बस आगे निकल गई, और ये धमाल वाले मूवी का एग्जाम्पल अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, तुम्हें इनर्शिया समझ गया। कड़क एकदम। चंद्रप्रभा, इज योर डाउट अबाउट इनर्शिया क्लियर? हर जगह ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है, प्लीज, हर जगह ऐसे ही होता है। तुम कुछ भी उठा लो, तुम बस का एग्जाम्पल ले लो, बस चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तुम बस में खड़े हो, तुम भी चल रहे हो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बस वाले ने मारा ब्रेक, तुम अभी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो, क्योंकि ब्रेक बस पे लगा है, तुम्हारे पे किसी ने ब्रेक नहीं लगाया। तुम अभी भी इनर्शिया के मजे ले रहे हो। इनर्शिया सिर्फ रेस्ट पे नहीं लगता, इनर्शिया मोशन पे भी लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। इनएबिलिटी, उसकी इनएबिलिटी, उसका स्टेट चेंज कर पाना, इनएबिलिटी। तो तुम अभी भी, बस वाले ने ब्रेक मारा, तुम आगे क्यों गए? क्योंकि तुम अभी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो। फिर तुम किसी खंबे को पकड़ के खुद को रोकते हो, इनर्शिया। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझा होगा। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यस, हर जगह पे डेली लाइफ में इनर्शिया यूज होता है। ठीक है, चलो बाय। मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना है सब लोगों ने, चलो बाय।